हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो आपका इसके पहले वाले वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका ये जो बुक हम लोग ये बुक चल रहा था। इस बुक में हम लोग चैप्टर 9 कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 9 में जो था आपका हम लोग पढ़ रहे थे उसका स्टोरी ऑफ पोएट्री। स्टोरी ऑफ पोएट्री जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पर, बिहार बोर्ड क्लास 11-12 इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक है, चैप्टर 9 है और स्टोरी ऑफ पोएट्री हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बढ़ा दिया है, आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उस वीडियो का आज ये पार्ट 3 में लेकर आ गया हूँ और ये अंतिम पार्ट है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री का जो यह है अंतिम पार्ट है। तो इसको हम लोग आज देखते हैं कि इसमें क्या है और पोएट्री का जो है वो एंड कहाँ से होता है, कहाँ होता है, ठीक है। और कौन कौन उसके राइटर रहते हैं, किस किस देश के कवि रहते हैं और हम लोग किस देश के रहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अब इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि 14वीं सेंचुरी में कौन कौन कवि हुए, कौन राइटर हुए, 15वीं सेंचुरी में कौन हुए, 15वीं सेंचुरी का क्या नाम दिया गया, किसका राज था, एलिजाबेथन राज था, ठीक है। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में जो था 18वीं सेंचुरी का क्या नाम दिया गया, ऑगस्टन एज कहा गया। उसमें कौन किंग थे, कौन राजा थे, इम्पेरर सम्राट कौन थे। फिर 19वीं सेंचुरी आता है तो 19वीं सेंचुरी में आपका जो क्वीन विक्टोरिया थी, विक्टोरियन एज हुआ, ठीक है। तो उसके कौन महत्वपूर्ण कवि थे, ये सभी हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में देख लिया है। ये तीसरा पार्ट है, तो हम लोग तीसरा पार्ट में जो है वह 20वीं सेंचुरी से देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो हम लोग जो है आपका स्टार्टिंग से लेकर 19वीं सेंचुरी तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ 20वीं सेंचुरी में देखेंगे कि 20वीं सेंचुरी का जो इंग्लिश ऑफ पोएट्री था उसका डेवलपमेंट कैसा था, कौन कौन पोएट थे और किस देश से थे और क्या क्या उनका महत्वपूर्ण वर्क रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है आपका कि पोएट्री इनटू द 20वीं सेंचुरी। 20वीं सदी में आपका जो है 20वीं सदी की अगर पोएट्री किया जाए तो ये है आपका, ठीक है, 20वीं सदी। एंड द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड विटनेस सेंचुरी, द विटनेस द वर्ल्ड वार फर्स्ट। और 20वीं सदी की अगर बात कहा जाए तो क्या इसका जो है वो पहचान है, तो इसमें वर्ल्ड वार हुआ था। वर्ल्ड वार है इसमें, हाँ, वर्ल्ड वार आपका जो था इसी सेंचुरी में 20वीं सदी के स्टार्टिंग में जो था वो वर्ल्ड वार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ था, ठीक है। तो आपका अब इसके महत्वपूर्ण अगर एक यहाँ आपका जो है वो कवि का नाम दिया है, महत्वपूर्ण पोएट है, ऐसे बहुत सारे पोएट हैं, लेकिन एक का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, W.B. येट्स, जो 1865 से 1939, यानी कि आपका यहाँ 1939 है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम के हैं 20वीं सेंचुरी में, इसलिए इनको 20वीं सेंचुरी का यह पोएट कहा गया W.B. येट्स आपको, ठीक है। और इनका डेटा आपका रहेगी रिवील फॉर द यूथ एज। यह 20वीं सेंचुरी जो है ये यूथ एज के लिए था, ठीक है। यूथ एज आप कह सकते हैं कि यूथ एज का यह आपका 20वीं सेंचुरी जो था वो यूथ एज की ज़्यादा चर्चा थी और यूथ एज के लिए ये जो था आपका 20वीं सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री का था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसमें ही हुआ था, शुरुआती दौर में ही हुआ था। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण वर्क जो आपका जो है, कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं इस एज के, वो आपका है, कौन कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक है, विल्फ्रेड ओनेन है और टी.एस. इलियट, ठीक है। इस अगर देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक हो गया, उसके बाद विल्फ्रेड ओने हो गया और टी.एस. इलियट हो गया, जो ये 20वीं सेंचुरी के हैं ये लोग पोएट हैं, जिन लोगों का महत्वपूर्ण बहुत वर्क रहा, बहुत सारे। टी.एस. इलियट को तो रूपर्ट ब्रूक को आपको 9th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। टी.एस. इलियट को आपको 9th में भी पढ़ना है, टी.एस. इलियट को, ठीक है, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। आपका द मैकियावेली द मिस्ट्री कैट जो है वो टी.एस. इलियट से आपका ही है, ठीक है। तो ये 20वीं सेंचुरी के आपका पोएट है। अब शुरुआती दौर की अभी यह बातें चल रही है। अब देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग द 1930s, 1930 के आसपास, क्योंकि 20वीं सेंचुरी क्या ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा 20वीं सेंचुरी की बात हम लोगों ने पढ़ लिया इतना ही में। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात अभी हो रही है कि स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें घटनाएं हुई, ठीक है। अब अगर 1930 तक की बात किया जाए तो ग्रुप ऑफ पोइट, कुछ कौन कौन ग्रुप ऑफ पोइट जो थे उन लोगों ने क्या किया था, रिएक्टेड, अपना मंतव्य दिया अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, तो आर्ट फॉर द आर्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपका कि किस सेंचुरी में जो था वो आर्ट फॉर द आर्ट से बात हुई, मतलब कि कला के लिए कला, मतलब कि कला के प्रति कला के लिए विरोध, ठीक है, विरोध हुआ। और इसका मीनिंग ये हुआ कि आर्ट्स फॉर आर्ट्स से। तो किस सेंचुरी में, तो 1930 आपका 30 में, यानी कि 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, ठीक है।
आठ के खिलाफ मतलब इन लोगों ने एक्टिंग किया। अब कह रहा है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी चर्चा आता है 20 सेंचुरी में, क्योंकि शुरुआती में ही 20 सेंचुरी की शुरुआती में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद उसके कुछ ही बाद यानी कि मिडिल ऑफ द 20 सेंचुरी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी चर्चा इसमें होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंग्लिश पोइट्री जो था बिकेम क्वाइट डाइवर्स, थोड़ा सा जो था लिखने का जो भी मतलब तरीका था, स्टाइल था, आपका जो उसका जो मतलब कि थीम था, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, चेंज हो गया। जैसे आज ही हम लोग देख लीजिए कि पहले के गीत में और आज के गीत में कितना अंतर हो रहा है। ठीक है, आज जो गीत हो रहा है डायरेक्ट वार्तालाप गीत हो रहा है, पूरे कहानी को वर्णन कर दिया जा रहा है। उस समय जो भी गीत हुआ करता था 19वीं सेंचुरी में, आज भी सुनिएगा तो उसको एवरग्रीन सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, तो समय के हिसाब से, एज के हिसाब से परिवर्तन होते गए, चेंजेस होते गए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी इंग्लिश या कवि हुए, पोइट हुए, राइटर हुए, ये कविताएं लिखी गई, वो क्वाइट डाइवर्स, थोड़ा सा चेंजेज उसमें मिला और मतलब कि चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ हम लोग उसको थोड़ा सा इस बुक के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेज आपका दिया गया। 19वीं सेंचुरी में कह रहा है कि WH आपका जो था वो WH ऑर्डेंस, सिल्सी डे लिविस मैकनिस, स्टेफन 8 के प्रति ये लोग गए। उसके बाद और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इंग्लिश पोएट्री बिकम डाइवर्स एंड द डोनाल्ड डेविस, फिलिप लकिंग्स एंड वाइल्स हग्स, ये सब आपके जो कवि रहे हैं। और 1980 से 1930 द ब्लैक मॉरिसन। अब इसमें एक और टर्म आता है 1930 से, सॉरी 1930 तक हम लोग देख लिए, 1980 से लेकर 1990 तक, यानी कि लास्ट ऑफ द 20 सेंचुरी। ठीक है, एंड द 20th सेंचुरी दे टच द सेंसिटिव एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड द मदर एंड चिल्ड्रेन। इसमें मतलब कि स्टोरी को जो ये थीम था ज़्यादातर 20वीं सेंचुरी के लास्ट तक, जिससे संबंधित आपको बहुत सारा वर्क मिल जाएगा ढूंढने के बाद, जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशन को दिखाया, रिलेशनशिप को दिखाया, मदर एंड चिल्ड्रेन को रिलेशनशिप को भी दिखाया गया। The story of English poetry will remain incomplete. We do not talk about in the account of the poetry and Commonwealth story, and who use also the language and creative purpose. The use of English in America. अब देखिए कह रहे हैं कि इंग्लिश का इंड कहाँ होता है, ये कोई सर्टेन निश्चित पॉइंट नहीं है, लेकिन इन सभी देशों का समावेश रहा, इन देशों के कवि रहे, इन सभी देशों के लेखक रहे। ठीक है, इन लोगों ने जो जो अपने योगदान दिया, जो जो सहयोग दिया, वो इंग्लिश में चल रहा है, माना जा रहा है। द यूज ऑफ इंग्लिश इन अमेरिका, अब देखिए कौन कौन लोग, कौन कौन देश इंक्लूडेड था। यूज ऑफ इंग्लिश इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड द कैरिबियन आइलैंड द सर्टेन रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश कोलोनियलाइज and what the first language in commerce and administration and soon emerged the natural आपका मीडियम एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रिलेशंस। तो इस हिसाब से जो है आपका पोइट्री का 20 सेंचुरी तक एंड दिखा रहा है, समाप्त हो रहा है। लेकिन ये तो एक क्रम जो बताया कि क्या चेंजेज हुआ, लेकिन अब यह भी बता रहा है आपको कि अब कि कहीं दूसरे देश में अगर इंग्लिश शुरू होता है, क्योंकि सभी जगह पूरे विश्व में एक ही जगह एक ही शब्द से इंग्लिश या इंग्लिश का पोइट्री जो है वो शुरू नहीं हुआ होगा, सब जगह थोड़ा देर आगे पीछे हुआ होगा। जैसे मान के चलिए अगर चाइना में चाहे अमेरिका में 7 GB 5 GB नहीं 7 GB चल रहा है और हमारे यहाँ 5 GB अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो पहले वहाँ डेवलप हो गया, हम लोग बाद में कर रहे हैं। उसी तरह इंग्लिश का भी किसी का भी इतिहास जो हुआ होगा वो दूसरी जगह पहले हुआ होगा, बाद में धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलेगा। या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में शुरुआत होती है और बाद में धीरे धीरे सभी जगह फैलता है, पहुँचता है। ठीक है, तो उसी तरह तो अब हम लोग कुछ देखते हैं आपका कि अमेरिका में जो पोइट्री की शुरुआत होती है, कविता की जो शुरुआत होती है, वो कब होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो इन अमेरिकन पोइट्री कह रहे हैं कि इन इंग्लिश बिगेन फ्रॉम द अमेरिकन वार। कह रहे हैं कि अमेरिका में अगर इंग्लिश की पोइट्री की बात किया जाए, खासकर नॉट ड्रामा और नॉट नोवेल, ओनली फॉर पोइट्री की बात किया जाए, तो इन अमेरिका कह रहे हैं कि ये कब स्टार्ट होता है, तो अमेरिकन वार के दौरान शुरू होता है। अमेरिकन वार के दौरान शुरू होता है और पीरियड रहता है उस समय 1850 टू 55, 1850 से लेकर 1855। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 19th सेंचुरी हुआ, 20 सेंचुरी तो हुआ नहीं। हम लोग अभी पढ़े थे 20 सेंचुरी की बात, तो अब 20 सेंचुरी, 50 सेंचुरी और 70 सेंचुरी को छोड़िए। अब ये समझिए कि किस देश में पोइट्री जो था वो किस सेंचुरी में शुरू हुआ और कौन उसके महत्वपूर्ण पोइट रहे, ये हम लोगों को जानना है। जैसे अमेरिका को हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में जो अमेरिकन में वार जो हुआ था, जिसका पीरियड था 1850 से लेकर 1955, उसी समय जो है इसकी शुरुआत
होती है। इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत होती है कहाँ पर? अमेरिका में। और जिसके पोइट रहे हैं एडगर एलन और एलन एंड W.H. लॉन्गफेलो। ये दो महत्वपूर्ण पोइट का नाम दिए गए हैं अमेरिका के, जब अमेरिका में पोइट्री जो था वो शुरुआती दौर में था और शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब आते हैं, ये अमेरिका की बात होगा। अगर इंडिया की बात करें इस बुक के हिसाब से, लेसन के हिसाब से इंडिया की बात करें तो इंडिया पोइट्री बिगेन एट द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। बात यही हो गया, यहाँ पर भी अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी हो रहा है, यहाँ पर भी मतलब 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ही इंडिया में भी जो था इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत हो चुका था, इंग्लिश पोइट्री की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, हमें आपका इंडिया में भी एंड सेंचुरी। और अब कुछ महत्वपूर्ण शुरुआत हुई, तो अब शुरुआत में कौन कौन थे ये बहुत ज़्यादा नहीं दिया है इस बुक में, लेकिन आपको जो रेनबो बुक है उसमें दिया गया है। पीछे एक बहुत सारा वर्क है, रीड एंड थिंक में, उस लेसन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो 19th सेंचुरी में शुरुआत में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण जो फेमस कवि रहे, राइटर रहे, चाहे कवित्री रहे इंडिया आपका इंडियन इंग्लिश पोइट्री में, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक का नाम आता है आपका सरोजिनी नायडू, जिसको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनका वर्क भी पढ़ना है आपका किस क्लास में? तो 9th क्लास में पढ़ना है, द विलेज सॉन्ग। हाँ, यही विलेज सॉन्ग ही पढ़ना है आपको। सॉरी 9th में नहीं, 11th या 12th में पढ़ना है। हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कि किस में है, लेकिन 11th में ही है आपका सरोजिनी नायडू का द विलेज सॉन्ग। ठीक है, और एक व्यक्ति का और नाम आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, द गीतांजलि। और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी हम लोग हाल फिलहाल में 11th क्लास में पढ़े हैं, आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम। ठीक है, तो ये आपका इंडियन जो थे ये पोइट थे जिन्होंने पोइट्री के शुरुआती दौर में अपने सहयोग दिया या अपना योगदान दिया। इनकी पोइट्री जो है, पोएम जो है वो रहा। अब बात आती है कि इनकी अर्ली 19th सेंचुरी में शुरुआत हुआ था। अब अगर बात करें 20th सेंचुरी के इंडिया में, कि 20th सेंचुरी इंडिया में अगर बात करें कि कौन कौन महत्वपूर्ण कवि हुए, पोइट हुए, तो उसकी अगर बात किया जाए तो उनको अगर देखा जाए तो देख लीजिए यहाँ पर नाम दिए गए और कौन कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये सब राइटर हैं। तो 20th सेंचुरी के नेजी मैजिकल हैं, उसके बाद आपका कमला दास है, उसके बाद जयंत महापात्रा हैं, और भी बहुत सारा आपका जो है वो कवि का नाम दिया हुआ है, बुक में दिया गया है। ठीक है, जो सब लिखना संभव नहीं है, जो आपको कभी कभी कंफ्यूज भी करेगा, लेकिन फिर भी कुछ का नाम है मैं आपको बता देता हूँ। आपका करेगा पी लाल, के अंदारूवाला, शिव कुमार, प्रीतिश नायडू, अरुण कोलोथरा, कमला दास, पोइट्री इन द इंग्लिश व्हेन द इजिकल डिस्क्राइब द आइलैंड ऑफ द बॉम्बे। और इसमें सबसे आपका पहले जो नाम आता है वो ये नेजी मैजिकल साहब का आता है, जो शुरुआती 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर के ये कवि पोइट रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये 19th सेंचुरी में शुरुआत हुआ। 19th सेंचुरी के दो पोइट का नाम दिया गया, सरोजिनी नायडू, विलेज सॉन्ग, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। और 20th सेंचुरी की बात करें तो नजीमल एजिकिल, कमला दास, आपका ये जयंत महापात्रा, और इसमें और दिया गया आपका कमला दास। ठीक है, के दारूवाला, जिनका एक आपको पोएम पढ़ना है द फायर हिम, 12th में पढ़ना है उसका। ठीक है, तो ये आपका ये इंडिया की बात होगी। अब कुछ और अदर देश का जो है वो दिया गया है, उसका भी आपको सिर्फ मैं नाम ले लेता हूँ कि कौन पोइट है और किस देश से हैं, कभी कभी दे देता है एग्जाम में। ऐसे आपके लेसन में रेनबो बुक में दिया हुआ है, रीड एंड थिंक जो लेसन है पोइट्री के बाद, उसमें इन सभी राइटर का चर्चा किया है और दिया हुआ है। आप ठीक से देखेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे एक पोइट का मैं नाम बताता हूँ, कैनेडियन पोइट, कनाडा के जो पोइट थे वो आपका जेनिथे आर्मस्ट्रॉन्ग और क्लेयर हैरिस, ये आपका कैनेडियन पोइट है। ठीक है, अब बात आती है नाइजेरियन पोइट की। इन सभी के बारे में डिटेल में बुक में लिखा है, लेकिन उतना आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइजेरियन पोइट का एक नाम आता है तो चिनुआ अचेबे, ये बहुत महत्वपूर्ण राइटर है, कई बार आपको कवि हैं इनका नाम भी मिला है। और रीड एंड थिंक एंजॉय लेसन के बाद में जो आपका बुक है सबसे लास्ट, उसमें इनका वर्क दिया गया चिनुआ अचेबे का। आप देखिएगा, नाइजेरियन पोइट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा है यह लेसन, इनका नाम कि आपका चिनुआ अचेबे जो है वो कौन सा देश के हैं। ठीक है, या आपका जो है नाइजेरियन पोइट इसमें से कौन है, 4 पोइट का नाम दे देगा, आपको तो समझना पड़ेगा। अब आते हैं साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीकन पोइट साउथ अफ्रीकन, तो एक डेनिस ब्रूटस है जो आपका ये कवि है साउथ अफ्रीकन का। ठीक है, तो इतना सारा जो है वो पोइट्री का इतिहास रहा है। पोइट्री के इतिहास में कौन कौन किस देश के कहाँ से कौन कवि रहे, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा। इस हिसाब से ये लेसन जो है यहीं पर है, लेकिन लेसन के बाद में अगर कंक्लूजन निकालें पूरे इस लेसन का तो क्या कह रहा है उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। लेसन और बुक जो है वह क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है और कह रहा है कि इंग्लिश पोएट्री डजंट मीन
टुडे पोएट्री इज रिटेन बाय इंग्लिश पोइट एलोंग। कह रहा है कि इंग्लिश पोएट्री, अगर इंग्लिश कविता की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आज जो कविताएं लिखी जा रही है कवि द्वारा एलोंग सिर्फ उतना ही है, उन्हीं लोग का सहयोग है, ठीक है। जबकि बट इट इज द टोटल बॉडी ऑफ द पोएट्री बीइंग रिटेन इन इंग्लिश इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जबकि सबों का योगदान है, सभी कवि का, सभी राइटर का सहयोग है, योगदान है। और योगदान से यह है चाहे वह विश्व के किसी भी देश से रहे हो, किसी देश के कवि रहे हों, इंग्लिश में लिखे हों और इंग्लिश में उस एज में, उस पीरियड में वो चले हों, ठीक है, तो उनका भी योगदान माना जाएगा और है, ठीक है। तो इस हिसाब से चैप्टर 9 जो है आपका रेनबो बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो क्लास 11th और 12th बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, उसका आज 9 चैप्टर इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में जब इस बुक का क्रम आएगा, पहले 9th 10th 11th 12th के बाद जब इस बुक का क्रम आएगा तो उस क्रम में मैं आपको 10वां चैप्टर लेकर आऊँगा, जिसमें जो है हम लोगों को पढ़ना है, आपको एक झलक मैं बताता हूँ कि उसमें क्या पढ़ना। हम लोग को उसमें पढ़ना है ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। लेसन 10 में चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है आपका जो है वो क्या दिया है, और ड्रामा का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने पोएट्री के इतिहास को पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।